नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। उदयपुर और अमरावती में हुई हत्याएं आईएसआईएस के स्टाइल में होने का शक गहरा रहा है। अमरावती में 21 जून को हुई केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में बीती रात नागपुर से एक सरगना को गिरफ्तार किया गया है। वह रहबर समूह से जुड़ा बताया जा रहा है। केमिस्ट की हत्या को लेकर एनआईए ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें आतंकी कृत्य मानते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जांच की बात कही गई है। वहीं अमरावती पुलिस ने इसे आतंकी संगठन आईएसआईएस के स्टाइल में की गई हत्या माना। अमरावती पुलिस ने पहले इसे लूट की घटना मानते हुए हत्या माना था, लेकिन एनआईए की एफआईआर से स्पष्ट हुआ है कि उमेश कोल्हे से कुछ नहीं लूटा गया था। एनआईए इस बात की भी जांच करेगी कि यह किसी राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है, क्या इसके तार विदेश से जुड़े हैं। एनआईए का कहना है कि इसका मकसद देश में एक वर्ग के लोगों को दहशत ज़दा करना था। अब गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय लोग कई बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ये बेड़ियां हैं अशिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद और सांप्रदायिकता। देश के लोग आज भी धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि हमारी लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर इन बुराइयों के खिलाफ है, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना और ना ही सर तन से जुदा करना। नुपुर शर्मा के नाम पर उदयपुर और अमरावती में हुए मजहबी हत्याकांड ने देश को सन्न कर दिया है। आखिरकार कट्टरता के चाकू से और कितने गले कटेंगे, ये बड़ा सवाल है। माइंड को पकड़ा गया है, क्या कार्रवाई हुई कल दोपहर में उसको नागपुर से ताबे में लिया है और उसके बाद में कल रात में उसको अरेस्ट किया है और अभी उसका इंट्रोगेशन चालू है। क्या बताया उसने, किस तरीके की प्लानिंग थी ये सब? नहीं, अभी चालू है इंट्रोगेशन में पता चल जाएगा कैसा कैसा। मैम, वो कोई एनजीओ से भी संबंधित था ऐसा कहा जा रहा है? हाँ, बराबर है। रहबर ग्रुप है उनका, हेल्पलाइन ग्रुप है और उनका 2 एम्बुलेंस भी चलती है यहाँ पे और उनसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैम, कितने लोग इसमें अब तक अरेस्ट किए गए और कुछ लोगों की तलाश है क्या? 7 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं और अभी स्टेटमेंट से अभी जो मेन आरोपी है उसको अरेस्ट करने के बाद में शायद और बढ़ भी सकते हैं। कोर्ट में कब पेश किया जा रहा है? आज पेश करेंगे कोर्ट। उमेश कोल्हे नाम के मेडिकल व्यवसायी का निर्गुण हत्या की गई और पूरी साजिश थी, प्लानिंग था। वो वहाँ से निकला दुकान बंद करके 9:30 बजे। उसके पीछे उसका लड़का और बहू भी निकली और 100 मीटर जाने के बाद में कुछ लड़कों ने उनको रोका और सिर्फ गले पे एक कैरोटिड काटी और उसका मृत्यु हो गया, खून से लथपथ हो गया। पुलिस उस वक्त एमवीए की सरकार थी, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मैंने जब सीपी मैडम को पूछा तो वो बोल रही थी कि 5 लोगों ने कबूल किया है लेकिन मोटिव क्या है वो बताया नहीं। लेकिन वहाँ पे कोई रॉबरी नहीं हुई, पैसे नहीं छीने गए, गोल्ड चेन नहीं छीनी गई और हमारे पास में ये सबूत है कि उमेश कोल्हे इन्होंने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कुछ पोस्ट फॉरवर्ड की थी, कुछ व्हाट्सएप और फेसबुक पे रखा गया था। उसके स्क्रीनशॉट हमारे पास में, हमने पुलिस को भी दिए थे, पुलिस को भी मालूम है। और आज एमवीए की गवर्नमेंट जाने के बाद में मैं गृह मंत्री जी अमित जी शाह, इनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एनआईए की टीम भेजी। उन्होंने ट्विटर पे इस मामले की जांच करने की और लोगों को भयमुक्त करने की आश्वासित किया। ये घटनाएं बढ़ रही हैं। अमरावती में भी एक व्यक्ति की इसलिए हत्या हो गई कि उसने नुपुर का समर्थन किया था। ये सोचना पड़ेगा कि लोगों में इतना आवेश कहाँ से हो जाता है कि वो हत्या कर देते हैं। उस विचारधारा के बारे में विचार करना पड़ेगा जिसको जिहाद कहा जाता है, जिसमें मुसलमानों का एक वर्ग विश्वास करता है और जिस विचारधारा के अंतर्गत प्रत्येक गैर मुसलमान को दुश्मन मानते हैं, उसको मारना, उसकी हत्या करना, उसको लूटना, उसकी स्त्री उठाना, इसको धार्मिक सहमति मानते हैं। जिंदा रहेंगे तो ये सब मिलेगा, मर जाएंगे तो जन्नत में मिलेगा।
इस तरह के छोटे दर्जों के लालच से आवेश में लाकर के मुसलमान को, अपने युवकों को हत्या के लिए भेजना, ये मध्ययुगीन विचारधारा है। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए उस समाज को भी। तो उदयपुर और अमरावती में हुई हत्याएं आईएसआईएस के स्टाइल में होने का शक गहरा रहा है। अमरावती में 21 जून को हुई केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में बीती रात नागपुर से एक सरगना को गिरफ्तार किया गया। वह रहबर समूह से जुड़ा बताया गया है। केमिस्ट की हत्या को लेकर एनआईए ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें आतंकी कृत्य मानते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जांच की बात कही गई है। वहीं अमरावती पुलिस ने इसे आतंकी संगठन आईएसआईएस के स्टाइल में की गई हत्या माना। अमरावती पुलिस ने पहले इसे लूट की घटना मानते हुए हत्या माना था, लेकिन एनआईए की एफआईआर से स्पष्ट हुआ है कि उमेश कोल्हे से कुछ नहीं लूटा गया। एनआईए इस बात की भी जांच करेगा कि क्या यह किसी राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है, क्या इसके तार विदेश से जुड़े हैं। एनआईए का ये कहना है कि इसका मकसद देश में एक वर्ग के लोगों को दहशतजदा करना था। अब गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या हकीकत में मजहब आपस में बैर रखना सिखाता है? क्या मजहब सिखाता है कि आप सर को तन से जुदा कर दें? नूपुर शर्मा के नाम पर उदयपुर और अमरावती में हुए मजहबी हत्याकांड ने देश को सन्न कर दिया है और सवाल बार बार यही उठ रहा है कि आखिर कट्टरता के चाकू से और कितने गले काटे जाएंगे। हुए यह हत्याकांड कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है और एक बार फिर से नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग जोरों पर उठने लगी है। हर कोई एक ही मांग कर रहा है कि नूपुर शर्मा के बयान की वजह से जो ये पूरा बवाल इस समय देश में मचा हुआ है, बड़ी कार्रवाई अब नूपुर शर्मा पर करने का वक्त आ गया है। केमिस्ट की हत्या को एनआईए भी आतंकी कृत्य मान रही है। अमरावती पुलिस ने हालांकि पहले इसे लूट की घटना मानते हुए हत्या माना था, लेकिन एनआईए की एफआईआर से स्पष्ट हुआ है कि उमेश कोल्हे से कुछ भी नहीं लूटा गया था। अमरावती की पुलिस निरीक्षक नीलिमा अराज ने भी बताया कि उन्हें हत्याकांड के सरगना को बीती रात नागपुर से गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ की जा रही है। इनका एक हेल्पलाइन ग्रुप रहबर ग्रुप है, कई लोग उससे जुड़े हैं। अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद और भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भरत प्रजापति जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आनंद त्रिपाठी जी भी इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। मैं आनंद जी शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी और बड़ा सीधा सा मेरा ये सवाल है कि कट्टरता के चाकू से और कितने गले कटेंगे? लगाम नहीं लगाया जा सकता है सामाजिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, सरकारी रूप से, तब तक ये बताना बहुत कठिन है कि देश में जो कट्टरता फैल रही है उसकी चाकू की धार से कितने लोगों के गले जमीन पर गिरेंगे, इसकी कोई गिनती क्या होगी ये बताना बहुत कठिन है। और इसको रोकने के लिए फौरी प्रयास करने पड़ेंगे सभी लोगों को, सरकार को, समाज को, धर्मगुरुओं को और उन लोगों को भी जो कि ऐसे लोगों का ये पेड़ प्रकारे समर्थन कर रहे हैं, अलग अलग सिद्धांत गढ़ करके कि नौजवान है, समझाया जा सकता है, भटके हुए हैं और उनको उनकी शिक्षा दीक्षा इस तरह से हुई है, ऐसे लोगों को भी इस बात को भूल करके देश के लोगों की सुरक्षा के लिए, देश में अमन बहाली के लिए, देश में सुरक्षा के माहौल को बेहतर करने के लिए आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। अन्यथा ये चाकू जाने कितने लोगों की बलि लेगा इसकी कोई गिनती कोई भी नहीं बता सकता। भरत प्रजापति जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर, 21 जून का ये मसला है और उस समय एमवीए की सरकार चल रही थी, क्या पुलिस ने जानबूझकर इस मामले को छुपाया? नहीं जी, पुलिस ने जानबूझकर मामले को छुपाया नहीं है। अगर छुपाया रहता तो इतने जल्दी वो बाहर नहीं आ जाता मामला। पुलिस ने अपनी कार्रवाई किया है इसके अंदर, उसमें काफी 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और उसमें जो मेन यूसुफ खान करके डॉक्टर जो वेटरनरी थे उनको भी कहीं ना कहीं जो पोस्ट थी उसको फैलाने का काम, तो उसके ऊपर भी उनको कोई शक था तो उनको भी गिरफ्तार।
और पुलिस ने अपना काम किया। पुलिस के ऊपर हम कुछ ऐसा आरोप, वो भी खास करके महाराष्ट्र की पुलिस के ऊपर, तो इस तरह के आरोप हम नहीं लगा सकते कि वो तो पुलिस लूट ने की अपना घटना काम नहीं मानकर किया। जांच पुलिस ने कर रहे अपना थे ना काम किया सर, है। वो तो और लूट अभी की घटना मानकर जांच कर रहे थे ना भरत जी। ये हकीकत तो कब सामने आई कि वाकई में लूट जैसा तो कोई मामला ही नहीं था, मामला ही कुछ और था, ये तो मजहबी हत्याकांड है, ये बात कब खुलकर सामने आई? नहीं, देखिए पल्लवी जी, अगर हम ऐसे ही हत्याओं को मजहब से जोड़कर देखेंगे तो जो हत्यारे अच्छा। होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता है, जहां तक मैं मानता हूँ पर्सनली। अगर आप हर हर हत्या को अगर मजहब से जोड़ दोगे तो फिर तो गलती हो जाएगा। नहीं तो आपके हाँ, हिसाब ये से जो ठीक ये है। अभी हत्याकांड हुआ अभी है आप उसके नहीं, पीछे सुनिए, क्या वजह है? नहीं सुनिए ना, अभी भी इसका कोई पुख्ता सबूत, ऐसी कोई जांच नहीं है कि वो नुपुर शर्मा के बयान पे ही हुआ है, क्यों हुआ है। उसकी जांच एनआईए के पास में दे दिया हुआ है। यहाँ की वो नवनीत राणा जी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर वो किया, अमित शाह जी ने आदेश दे दिया। एनआईए के हाथ में अभी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी आएगा वो एनआईए करने वाले, तो उसमें जो होगा वो सही सामने आएगा। और इस तरह की हत्याओं को अगर हम मजहब से जोड़ देंगे तो आने वाले दिनों में तो इस तरह के काफी दिमागी के अंदर, हर मजहब के लोगों के अंदर जहर फैलते जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, ऐसी हत्या जो करते हैं, और इस हत्या का हम घोर निंदा करते हैं, इसका समर्थन है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का जो होता है उसमें इसको जोड़ देना मजहब से, ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। ऐसा है सर, कोई अपने मन से नहीं जोड़ रहा है। और आप जाकर पहले बयान सुनिएगा। कल ही अमरावती पुलिस ने ये बात आधिकारिक रूप से कही है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया गया था और उसको लेकर ये हत्या की गई, क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी खुलासा हुआ है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह का मैसेज डाला गया हत्या के बाद कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करने वालों का अगर कोई समर्थन करेगा तो उसे मरना ही होगा। उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि नहीं, इन सारी चीजों को आप मजहब से जोड़कर मत देखिए। हम अपने मन से नहीं जोड़ रहे हैं, एक एक करके इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, पहले उदयपुर और अब अमरावती। जहर किसके मन में घुल रहा है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है प्रदीप भटनागर जी। और इस जहर को हटाने की जिम्मेदारी राजनेताओं की, शासन की, प्रशासन की, हर एक नागरिक की है। अब ये जहर घुलता ही जाएगा और इस तरह की हत्याएं बढ़ती ही जाएंगी। भटनागर साहब, अब चल रही है ये विडंबना कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों है, और कांग्रेस शासित के राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो नेतागण, प्रवक्ता, इन चीजों से क्यों बचते हैं बोलने से? पहली चीज, अभी ये जो बोल रहे थे कि ये जोड़ के देखा जा रहा है, ये नहीं, हैदराबाद के अंदर रोड पे एक हिंदू लड़के को मार दिया गया, किस लिए? क्योंकि उसकी प्रेमिका जिससे शादी करी, उसकी बीवी वो मोहम्मदन थी, और उसको बीच चौराहे पे दो मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने, उसके भाइयों ने मार दिया। उसे आप क्या कहेंगे? कट्टरता कहेंगे, सांप्रदायिक क्या कहेंगे? पहली चीज। जितने प्रवक्ता नेता बैठते हैं, देखिए बड़ा शर्मसार, अभी वायनाड गए हुए हैं राहुल गांधी को, शर्मसार अभी इन्होंने एक वक्तव्य दिया, तो क्या दिया कि बच्चे हैं, अरे बच्चे हैं, अगर बच्चे समुदाय के हैं तो वो कट्टर क्यों हैं? उनमें कट्टरता कहाँ से आई? क्यों सिखाया गया? क्या हम आप नहीं देखते कि उत्तर अभी हमने एक दो विधानसभा देखी कि विधानसभा के एमएलए, नगर निगम के पार्षद, जो कि अपने वार्ड के और अपने लोक विधानसभा क्षेत्र के जो प्रथम नागरिक होते हैं, वो जो भारतीय संविधान में जनगण मन होता है, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, उस पर खड़े होना एक संवैधानिक है। किनके लिए? हिंदुस्तानियों के लिए। और वो नहीं खड़े होते हैं। वो क्या दर्शाना चाहते हैं? वो लोगों को क्या बताना चाहते हैं? तो उनसे चीजों में भी कांग्रेस को बताना चाहिए। कांग्रेस चुप क्यों हो जाती है उस विषय को लेके? यानी कि अभी देश में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से हो रहा है? बात नहीं, कांग्रेस की वजह से नहीं हो रहा है। कांग्रेस को खंडन करना चाहिए। उनके खंडन करने से सब सही हो जाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? यानी कि आप वजह तो कांग्रेस को ही मान रहे हैं ना? आपको लग रहा है कि एक बात बताएं, प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी तो कांग्रेस हो रही है कि कांग्रेस के खंडन करने से सबको सही हो जाएगा देश में? भटनागर जी, और पीएम मोदी के लिए बार बार कहा जा रहा है कि वो आकर लोगों से अपील करें, उससे कुछ सही नहीं होगा। राहुल गांधी को आप इतना बड़ा नेता खुद ही मान रहे हैं कि अगर वो खंडन करेंगे सारी चीजों का तो पूरे देश में जो माहौल है एकदम से सब सही हो जाएगा। राहुल गांधी को हम नेता बड़ा नहीं मानते। राहुल गांधी जी केवल बोलना नहीं चाहता क्या मानते हैं, मगर मीडिया जब 20-50 कैमरे और माइक लगा देती है तो कहीं राहुल गांधी का कद बढ़ा देती है। अभी तो आप ही बोल रहे हैं कि कांग्रेस खंडन करेगी तो सब सही हो जाएगा। अभी तो आप ही कह रहे हैं प्रदीप जी। सुन तो लीजिए, मैं हमें कह रहा हूँ ना, अगर राहुल गांधी को कांग्रेस के जितने भी नेता हैं
अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, अपना विशेषज्ञ, अपना फैन मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं। और जो फॉलो करते हैं तो उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए भी जो फॉलोवर्स जिसे करते हैं, और उस राहुल गांधी जी को उन चीजों पे भी आगे आना चाहिए बोलने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली चीज, आप कोल्हापुर की बात कर रहे हो, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने जो मैच पकड़ी महाराष्ट्र पुलिस की उसने दबाना छुपाना चाहा, तो मैं यही कह रहा था पहले भी कि कांग्रेस शासित राज्यों में ही ये सब क्यों है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को ये वोट बैंक समझते, इससे आगे नहीं समझते। भरत जी आ रही देश आजाद हुआ है, वोट बैंक ही समझा है मुस्लिम समुदाय को, और यही आज सामने आ रहा है। हमें लड़ना है कट्टरता से, वो किस धर्म का है, इस कट्टरता को कैसे खत्म किया जाए, विषय आज ये है। हम पे तो इल्जाम लगा रखा है पहले ही सबने कि हम तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। अगर साफ मुंह पे बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये छुप के बोलते हैं, चोरी से बोलते हैं, वो सब चीजें दिखती है। तो ये सबसे बड़ा देखने का एक आईना है, आप किस तरह देखते हैं। मगर कांग्रेस को आज आगे आके ये चीजों पे बोलना चाहिए। आज वोट बैंक को ना देके देश की शांति के लिए इस कट्टरता से एकजुट होना चाहिए, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो। अगर प्रदेश के अंदर शांति चाहिए, ऐसा तो नहीं है हिंदू समुदाय को देश से बाहर निकाल देंगे या मुस्लिम समुदाय को देश से बाहर निकाल देंगे। देश तो सबका है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो सिख ईसाई है उनका भी है। तो इस देश में किस तरह शांति होगी? कदम तो हमें आपको उठाना पड़ेगा ना, और गारंटी हमें आपको देनी पड़े। क्यों? क्योंकि हम नेतृत्व करते हैं, एक पार्टी है और हमें लोग फॉलो करते हैं। हम केंद्र में बैठे, आप विपक्ष में बैठे, आप राज्यों में बैठे, हम भी राज्यों में बैठे। तो ये गली का आदमी नहीं, हमें आपको देना पड़ेगा। हमारा बोलना और हमारा संदेश देना आम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए, तो फिर प्रधानमंत्री कब देने आ रहे हैं संदेश? राहुल गांधी दें या ना दें, उन्हें तो सबसे पहले आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो हर बार अपने वक्तव्य में कहा है श्रेष्ठ भारत, एक भारत। अरे सर, अभी हालात ज्यादा खराब हैं। देखिए, एक तो मौके की नजाकत को समझना चाहिए। ठीक है, आप दिन में 36 बार एक बात बोल दें और जब वाकई में बोलने की जरूरत है तब चुप्पी साध लेना, बहुत अंतर होता है। मैं इसका भी छोटा सा बोल देता हूँ 10 सेकंड के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस शासित राज्यों में अगर बोली तो क्या कहेंगे? देखिए, अपने आपके सुनिए, देखिए ये हर जगह वोट बैंक, क्योंकि चुनाव होना है। ऐसा है, प्रधानमंत्री कांग्रेस शासित राज्यों को संबोधित करते हैं क्या? पूरे देश को करते हैं ना। ये क्यों बंटवारा कर रहे हैं आप लोग बैठकर? ये बंटवारा बड़ा हानिकारक है। बीजेपी शासित राज्य है, कांग्रेस शासित राज्य है, विपक्षी शासित राज्य है, देश एक है सर। दंगा 18 जगह दंगा कहाँ हुआ? ये जो निर्मम हत्या हुई कहाँ हुई? ये राजस्थान के अंदर हुई। बांट लीजिए। ये सब जो हो रहा है ना, ये राजनीतिक दलों का किया धराया है। आप इस देश को बांटते रहिए, हमारा राज्य, तुम्हारा राज्य, किसी और का राज्य, फलाने का राज्य, ढमकाने का राज्य, ये करते रहिए आप बैठे बैठे यहाँ पर। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि पूरे देश का मसला है ये। पूरे देश में कट्टरता फैल रही है। वो कट्टरता ये देखकर नहीं फैल रही है कि यहाँ कांग्रेस है कि बीजेपी है कि टीआरएस है कि कौन है, वो देख के नहीं फैल रही है। ओबीसी जैसा परिवार, खानदान, और जो कार्रवाई एक भी नहीं की जाएगी ओवैसी पर। कार्रवाई एक भी नहीं कर पाएंगे आप ओवैसी पर। एक एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत नहीं है किसी में, और उनके बयानों पर आप लोगों को बवाल करना है बस। आनंद त्रिपाठी आपसे कह रहा हूँ मैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी, आप प्रदीप जी, मैं आपसे बहुत साफ शब्दों में रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम पूरे देश के बारे में बात करेंगे। मुझे नहीं सुनना कि कौन सा राज्य किसका है और किसका नहीं है। आग पूरे देश में लग रही है सर, कट्टरता पूरे देश में फैल रही है, और ये जो चाकू लेकर घूम रहे हैं ना, ये किसी के भी राज्य में हो सकते हैं। आप कोई यहाँ पर भविष्यवाणी नहीं कर रहे कि ये चाकू सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ही निकल रहे हैं। हो सकता है कल को उत्तर प्रदेश में भी निकल जाए। ठीक है, तो हम पूरे देश के बारे में बात करेंगे। आनंद त्रिपाठी जी, ये बंटवारा किस हिसाब से हो रहा है? मैं अब लौटूंगी भटनागर जी, और भी मेहमान है हमारे साथ। ये बंटवारा क्यों सर? तेरा राज्य कि मेरा राज्य, तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है, मेरे राज्य में क्या हो रहा है? फिर तो हमने सुधार लिया देश। और ये कौन सी बात हुई कि प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो कांग्रेस शासित राज्यों में ये हो जाएगा? वो तो पूरे देश को संबोधित करेंगे ना। क्या वो सिर्फ जानबूझ के राजस्थान छत्तीसगढ़ ही जा रहे हैं? नहीं, बात ठीक है। देखिए, राजनीतिक दलों का जो खोखलापन हो रहा है ना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदार है देश में इस तरह की परिस्थितियों के लिए। वो कोई भी राजनीतिक दल हो, ठीक है, किसी राजनीतिक दल को जनता का समर्थन मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सारी नीतियां बहुत ही बेहतरीन हैं, उसमें खामियां नहीं है। वर्तमान सरकार के साथ भी यही है कि वो जन समर्थन से ये ना मान बैठे कि जो कुछ भी वो कर रही है
बेहतरीन है, उस पर सवाल वो अनक्वेश्चनेबल है। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जिस पर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जा सकते हैं, उठाए जा रहे हैं। उसका जवाब देना चाहिए पार्टी के स्तर पर भाजपा को और सरकार के स्तर पर केंद्र सरकार को। केंद्र की सरकार को, चाहे वो गृह मंत्री हो, कि एक भी वॉइस नहीं आई सार्वजनिक रूप से कि देश में ये जो कुछ लोगों के बीच एक भ्रम फैला हुआ है और जिसकी वजह से वो तलवारें लेकर, शमशीरें लेकर के सड़कों पर चल रहे हैं और जो मिल गया उसका गला काटने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कैसे मनाया जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है? अब लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था राज्यों का मसला है, तो राज्यों का मसला है तो फिर सबके ऊपर छोड़ दीजिए, फिर तो केंद्र सरकार की कोई आवश्यकता ही नहीं बचती ना। केंद्र सरकार को तो भूमिका का निर्वाह करना पड़ेगा। गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को ये बात सोचनी पड़ेगी कि किस तरीके से पूरे देश में ये जो कुछ भी घट रहा है या आगे घटने वाला है इसको रोका जा सके। ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार की बनती है, क्योंकि ये समस्या अब राजनीतिक या लॉ एंड ऑर्डर की नहीं रह गई है। ये समस्या एक बहुत बड़े सामाजिक अपराध को जन्म दे रही है, लोगों की भावनाओं को समाप्त करने की तरफ बढ़ रही है। लोगों का आज जीवन खतरे में है, सड़क पर चलना मुश्किल है। आज मुस्लिम समुदाय के उन लोगों का जीवन बड़ा दुरूह हो रहा है जिनका ऐसी बातों से कोई लेना देना नहीं है, उनके ऊपर संकट है। लोग उनकी तरफ भी ऐसी नजरों से देखने लग गए हैं कि जैसे कि वो भी समाज में अछूत हो रहे हैं। तो इससे एक बहुत बड़ी खाई बढ़ेगी। आज जो बहुसंख्यक समाज है वो बिल्कुल डरा हुआ है कि कब उसका पड़ोसी दोस्त, जो सालों से उसका दोस्त है, वो कब शमशीर लेकर के आके ये कह दे कि आपने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है इसलिए हम आपका गला काटते हैं, हमारा धर्म इसकी इजाजत देता है। ये कब कह दे, कब कर दे, कुछ पता नहीं, लोग डर रहे हैं। तो इससे समाज के दोनों वर्गों में समस्या पैदा हो रही है। उस समुदाय के जो बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई से, लिखाई से, अपने योगदान से, अपने कामों से, उनके ऊपर भी शंका और सवाल पैदा हो रहा है। और ये समाज तो आज संकट से ही है जिसको ये पता नहीं है कि कब शमशीर उसके गले पर चल जाए, किसी बात के, कौन सी बात की उनको बुरी लग जाए ये पता ही नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसको रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र में हमारे पास राजनेताओं का, जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ कि राजनेताओं की जिम्मेदारी सिर्फ शासन चलाना नहीं है, देश में लोगों के मध्य शांति, सौहार्द स्थापित हो, इसके लिए भी काम करना आवश्यक है। ठीक है, केंद्र सरकार के पास सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं है, ये बात सही है, लेकिन क्या इस मसले पर मुख्यमंत्रियों की एक बैठक नहीं बुलाई जा सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं बुलाई जा सकती? देश भर के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक क्यों नहीं बुलाई जा सकती है कि भाई देश में इस तरह का वितांडव मच रहा है, आप लोग सतर्क होइए, हमारी सहायता की जरूरत हो, हमारे सूचनाओं की आवश्यकता हो तो हम देने को तैयार हैं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। क्यों नहीं केंद्र की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से इस तरह की कोई बैठक आगे बढ़ाई जा रही है? क्यों चुप्पी? जब कोई घटना हो जाती है तो एनआईए को भेज दोगे, आपकी जांच कर लो, वहां की पुलिस तो स्वाभाविक है भाई, लोकल पुलिस है। जो अमरावती में हुआ, पुलिस तो पहले एक साधारण स्तर से ही तो जांच पड़ताल शुरू करेगी, उसने वो किया, लेकिन जैसे जैसे उसकी जांच पड़ताल आगे बढ़ी उसने माना कि ये घटना भी उसी बयान से जुड़ी हुई एक वितांडववाद का परिणाम है। लेकिन एनआईए आके करेगी क्या? जब केंद्र की सरकार, जैसे प्रधानमंत्री जी कोविड के समय लगातार मुख्यमंत्रियों के टच में थे, लगातार जाने कितनी बैठकें उन्होंने की, क्यों? या ये मसला केंद्र सरकार को बड़ा समझ में नहीं आ रहा है? कितने लोगों की हत्या के बाद बड़ा समझ में आएगा? वो क्यों नहीं मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं? नहीं, थोड़े मुख्यमंत्रियों के साथ नहीं बैठक कर सकते, राज्य के गृह सचिवों के साथ बैठक करें, अगर लॉ एंड ऑर्डर का ही मसला मान रहे हैं तो गृह मंत्री उनके साथ करें कि भाई अपने राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर को देखिए, सुधारिए, इन तरह की घटनाओं को रोकने की कोशिश करिए। आगे हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारा भाई इस तरह से अपनी गर्दन दबाए। और अभी पता नहीं है ना और कितने राज्यों में इस तरह की घटनाएं होंगी। तो इसलिए कुछ तो होना चाहिए जिससे लोगों के मन में ये जो भय बैठ गया है कि कब
उनका नंबर कब आ जाएगा? तो ये भय को दूर करने के लिए केंद्र की सरकार के पास साधन है, उसके पास अधिकार है, उसको आगे आना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि पता नहीं ये गिनती कहाँ जाएगी तब वो आगे आएंगे। मैं इस बात से दुखी हूँ। मुझे उनको करना चाहिए, केंद्र की सरकार को राज्यों के जिम्मेदारी मान करके राज्यों के ऊपर छोड़ देना, ये मुझे समझ में नहीं आता। किसने कहा आपसे भरत राज्यों जी। को छोड़ दी गई है? ठीक है, अभी लौटूंगी मैं, एक एक करके बात कर लेंगे। क्या सहमति नहीं ले रहे? भरत प्रजापति जी, अब क्या इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट ना माना जाए? बड़ा सोच समझ के लोग अब सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करेंगे, क्योंकि उन्हें डर लगा रहेगा कि किसी के समर्थन में या किसी के खिलाफ में हमने कुछ कह दिया तो हमारी गर्दन कट सकती है। ना ये तो स्वाभाविक है और ये हो ही रहा है। अभी लोग डरने लगे या इस तरह की पोस्ट करने से, इस तरह की पोस्ट पढ़ने से कहीं ग्रुप में। ये तो ऐसा घटना ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी काफी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है पल्लवी जी। जो छोटी मोटी बातों से लेके, धर्म के बातों से लेके, कुछ अपने भगवान के कुछ तस्वीरों से लेकर, तो गुट में झगड़ा होते रहता है। कहीं ना कहीं ये पहले भी हुआ। हाँ, ये जो इस तरह की हत्या हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हो रहा है। एनआईए ने ये माना है कि इस हत्याकांड का मकसद देश में एक वर्ग के लोगों को दहशत जदा करना था। एनआईए ने ये माना है। देखिए, एनआईए क्या मानता है क्या नहीं मानेगा वो अलग राय है पल्लवी जी। लेकिन मेरा ये कहना साफ है कि अगर ये कट्टरता की बात करते हैं तो मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई आपने मौलाना साद को अभी तक पकड़ा नहीं, जिसने पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैलाया था। पूरे न्यूज चैनल पर कम से कम 30 दिनों तक मौलाना साद के पीछे आपने पूरा हिंदुस्तान लगा दिया था। पूरे हिंदुस्तान की फौज लगा दी थी। कोरोना मुसलमान ने फैलाया। ये इनके प्रवक्ता आके कहते थे ऑन मीडिया पर, ऑन टीवी पर कहते थे कि मौलाना साद ने कोरोना फैलाया। तो ये कट्टरतावाद का स्टेटमेंट नहीं होगा पल्लवी जी? यही कहते थे। अब सुनिए, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, भट्टागर जी आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अब सुनिए ना, सुनिए इनके नेता, आप सुनिए ना भाई, सुनिए। अब बता रहा हूँ मैं, कट्टरता जब आप बोलते हो, आपके ही नेता बोलते हैं कट्टरता। उत्तर प्रदेश में भरे मन से कहते हैं इनके नेता हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। 80 और 20 की कौन बात करता था? अरे भाई, तब इसमें कट्टरता आप नहीं देखते। आप लोगों की पोस्टों पे कट्टरता देखते हो, आपके नेताओं के बयान पर कट्टरता नहीं दिखती आपको। आपके संबित पात्रा एक मौलाना को संबोधित करते वक्त बोलते मुल्ला, ये मुल्ला, ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते। ये क्या कट्टरता नहीं है? दूसरी चीज मैं बताता हूँ, गुजरात के अंदर जब पाटन के अंदर दलित बच्चों को पूरा निवस्त्र करके मारा जाता है, तब वहाँ कौन सी कट्टरता थी? वहाँ के अपर कास्ट के लोगों ने उनको मारा था। आज उनकी जांच हुई क्या? आप रोहित वेमुना की बात करिए, उसको मार दिया गया था, वो कौन सी कट्टरता थी? देखिए पल्लवी जी, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। एक एक करके बात कर लेंगे, एक एक करके बात सुनिए करते हैं। भटनागर जी, अब सुन लीजिए। जब कट्टरता की बात करते हो तो आपके नेता के बयान है। अगर प्रधानमंत्री का लास्ट टाइम का आप देख लीजिएगा मन की बात में, तो आज भी कट्टरता प्रधानमंत्री के द्वारा फैलाई जा रही है। मैं सीधा बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा मन की बात में? 84 हमारा जो आपातकाल लगा था 70-75 के टाइम पे, वो भूलना नहीं चाहिए लोगों को। क्या दिखाना चाहते हो आप लोगों के मन के अंदर? ये आपातकाल जो बोल रहे हो, ये अघोषित आपातकाल चल रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री को नहीं बोलना है, लेकिन मन की बात में बोलते हैं कि ये भूलना नहीं चाहिए। ये लोगों के मन में आप कट्टरता फैला रहे हो कि नहीं फैला रहे? ये जवाब नहीं तो जब शिवलिंग के खिलाफ टिप्पणी की जाती है तब कट्टरता नहीं फैलती है कि फव्वारा ही है, शिवलिंग होता तो हम पनपने देते क्या? और कुछ तो इतनी अभद्र टिप्पणी थी शिवलिंग के लिए कि मैं एक नेशनल टेलीविजन पर बोल नहीं सकती। वो आपको कट्टरता नहीं लगती है क्या? आप एक ही पक्ष लेकर क्यों चलना चाह रहे हैं? नहीं, अपने बयानों में ये भी बोलिए ना कि शिवलिंग के खिलाफ अगर आप बयान दे रहे हैं या अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं तो वो भी कट्टरता है। जैसे अभी हमारे आनंद जी ने कहा, बहुत अच्छे सारे फहरिस्त वो लेकर बैठे हैं एक समुदाय विशेष की, और शिवलिंग के लिए कोई कुछ भी बोल जाएगा तो वो आपको कट्टरता नहीं लगती, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं ठीक है ये तो चला लेंगे काम, सनातनी तो बड़े शांत होते हैं। असामाजिक तत्वों को लेके आप पूरे आप बोल रहे हैं सामाजिक तत्व, हो क्या? आप पूरे समाज के ऊपर आरोप लगा सकते हो क्या? ये दोनों तरफ की बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ बैठकर एक तरफ की बात करने की जरूरत है नहीं भरत जी। अगर कट्टरता एक ही तरफ से फैल रही है तो साफ साफ बोले। आपको भी पता है कि दोनों तरफ से बराबर दोष है, अगर है तो
उसके बाद भी सिर्फ एक ही तरफ के बयान अगर आप लेकर बैठे हुए हैं ना, तो आप देख लीजिए कि तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में कर कौन रहा है। एक बार भी आपके मुंह से ये शब्द नहीं निकला कि शिवलिंग के खिलाफ भी जो बयान दिए जा रहे हैं वो गलत हैं। इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए, ये कट्टरता फैलाते हैं। क्यों नहीं, हमने काफी जगह पे अभी यहाँ बैठकर मेरे सामने नहीं बोला, आप जहाँ बोलते होंगे उसकी जानकारी मुझे नहीं है। देखिए ऐसा पल्लवी जी, ऐसा कह देना कि हम भगवान शिव के बारे में जो अपमानजनक अभद्र भाषा लोग पोस्ट चलाते थे उसका हम अगर समर्थन कर रहे तो गलत है। हमने उसका विरोध किया है, निषेध किया है, लेकिन सेफ जोन लेकर यहाँ प्ले मत अगर इस तरह के हालात आप देश में पैदा करोगे, इस तरह के माहौल को, तो वो भी तो गलत है ना। हम कौन सा समर्थन कर रहे हैं उसका? हमने कहा उसका समर्थन किया कि नहीं, वो शिवलिंग नहीं था, हम तो उनका समर्थन किया ही नहीं है कुछ। तो इस तरह का बात लेके आना पल्लवी जी गलत है ना। हम क्या कह रहे हैं, इनके नेता, हमने कभी हमारे नेता का कोई भाषण दिखा दीजिए, हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, दिखा दीजिए। इनके नेता ही बोलते हैं, मैंने वही भटनागर जी को कहा, यही चीज उनको याद दिला दी। प्रदीप जी जी बताइए। देखिए, ये लोग नहीं बोलेंगे, ये लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जिन्होंने देश के 84 के दंगे कराए वो क्यों बोलेंगे और वो क्यों खंडन करेंगे इस चीजों का? अब इनसे उम्मीद है, ये जो बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, जो आपातकाल की बात कर रहे हैं, इंदिरा जी के खानदान ने माफी मांगी है बाद में कि देश पे कैसे आपातकाल लगाया था। आपातकाल की जो बात कर रहे हैं, और आपातकाल एक हिंदू समुदाय या आरएसएस ने नहीं, सबने झेला था, चाहे वो किस समुदाय से आता हो, हिंदू या मुस्लिम हो। आपातकाल में सारे जेल गए थे, और वो काला टाइम था, काला दिन था और काला टाइम था वो। और उस आप पे आज भी आप लोग शर्मिंदा नहीं होते हो, आप बड़ी आसानी बोलते हो। अंग्रेजों को भी बोल दीजिए ना, प्रधानमंत्री को अंग्रेजों का दौर भी याद दिलाना चाहिए। तो फिर नहीं, तो उसका 50-60 साल पहले की बात है। प्रधानमंत्री आकर एक मन की बात में जो लोग मर रहे हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है, एक चीज की बात करने के बाद आप इस तरह का उनको बोलोगे, लोगों को याद रखना चाहिए। मुझे बताइए इसके पीछे मकसद क्या है? नहीं, आप बताइए इसके पीछे मकसद क्या था? नहीं, आप बताइए ना इसके पीछे क्या मकसद था? नहीं, ये बात याद रखने के लिए प्रधानमंत्री का बोलना मकसद क्या था? बताइए, नहीं बताइए ना क्या मकसद था? इसके पीछे क्या देश का भला हो रहा था? अरे भाई, आपको 7-8 साल 8-9 साल हो गया सत्ता में रहते, देश के लिए कुछ तो काम करिए। आप 70 साल की बात है, 50-60 साल पहले की बात है, लोगों को याद रखवाना चाहते हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? बताइए ना, मकसद क्या है? एक एक करके बात कर लेंगे सर, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, दोनों की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज एक एक करके बात करते हैं। भरत जी भटनागर जी। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा कि आपातकाल लोगों को याद रखना चाहिए, उसके पीछे क्या मकसद था? इससे देश का क्या भला था? नहीं, देश का क्या भला था बताइए। तो मैं बोलता हूँ कांग्रेस बहुत ही बुरी पार्टी है, चलो बीजेपी के नजर एकदम कट्टरवाद पार्टी है, चलो देश का उससे बहुत नुकसान कर, चलो बीजेपी के नजरिए से सब गलत, लेकिन उसमें ये याद दिलाना बीजेपी का क्या फायदा था बताइए? प्रधानमंत्री का क्या फायदा था? देश का क्या फायदा था? नहीं बताइए ना, देश के कौन से लोगों की भुखमरी कम हो जाती थी? अरे देश के कौन से लोग जो आज बेरोजगारी के कारण, आज अपना कर्जा न भरने के कारण आत्महत्या कर रहे रुक जाती थी? बताइए ना। बता रहा हूँ, सुन लीजिए। हाँ बताइए। जिस तरह 15 अगस्त बनाया जाता है देश की आजादी के लिए, वो जो आपातकाल जिसमें हजारों लोग जेल गए, हर समुदाय का जेल गया और जेल के अंदर मर भी गए, जो एक साल 1.5 साल तक आपातकाल इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए रखा, उनको शहीदों को नमन के लिए अगर आपातकाल की बात है याद रखना चाहिए कि कांग्रेस। हाँ बराबर है। और गुजरात का दंगा, गुजरात का 2002 का दंगा नहीं बोलिए ना, गुजरात का 2002 का दंगा बोलिए। माया कोडना ने बाबू बघेल जी खुलेआम घूम रहे हैं, बोलिए ना, नहीं बोलिए। उसके ऊपर हरेन पंड्या की हत्या गुजरात के इतना ज्वलंत मुद्दा, सामाजिक मुद्दा इस समय हमारे देश में चल रहा है और आप लोगों को गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं। आपके आपातकाल से लेकर गुजरात दंगों का फिलहाल वर्तमान की परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। अब एक नई सामाजिक बीमारी पनप रही है, उस पर बात कर लें हम। देखिए, मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा उसी पे आता हूँ। मैं थोड़ा सा ही भटक रहे थे क्योंकि इन पे विषय बोलने के लिए था नहीं, तो भटक तो आप गए प्रदीप जी आपातकाल को बीच में लाकर। नहीं, आप देखिए, इन्होंने आपातकाल के विषय में सवाल करा कि प्रधानमंत्री बोले तो क्यों बोले, उनका इनको जवाब देना ऑन एयर जरूरी था। देश का फायदा क्या है? अरे भरत जी एक एक करके बात करेंगे सर, प्लीज। देश का क्या फायदा तो बताइए, और नुकसान छोड़िए, फायदा क्या था बताइए। क्या कर रहा हूँ, बताया होगा तो फायदे की नहीं बताया होगा ना कि कहीं ना कहीं अग्रिम को 4 साल के जगह पे 8 साल हो जाएगा, आपातकाल याद रखेगा। कहीं ना कहीं लोगों के कर्जे की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, रुक जाए, इसीलिए बताया था क्या? नहीं,
शांति सुनिए। फायदा ये है कि दोबारा लौट के आपातकाल ना आए, चाहे वो कोई पार्टी हो, वो गुस्ताखी ना करे। उस आपातकाल को याद रखना चाहिए। सुन लीजिए, आपातकाल लौट के ना है। अभी अघोषित आपातकाल चल रहा है, उसको नहीं दोहराओ। आज इंडिया 136वें हैप्पी इंडेक्स में आ गया। हैप्पी इंडेक्स में वर्ल्ड में 195 देशों में से 136वें नंबर पे आ गए। लोग खुश नहीं है यहाँ। डेनमार्क और फिनलैंड जैसे देश नंबर 1 2 पे आ गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात कंप्लीट हो जाने थे भटनागर जी की, या एक साथ ही बोलना है दोनों लोगों को? प्रदीप जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मुझे आनंद जी का रुख करना है। देखिए, मैंने फिर विषय कहा, आज जो कट्टरवाद फैलता जा रहा है, आज लगाम की जरूरत उसकी है। एक देश में अच्छा संदेश देकर टीवी के माध्यम से, ये बहुत जरूरी है। और जो ये देखिए, जो उदयपुर के अंदर हुआ, ये आज का षड्यंत्र नहीं था। और जो NIA ने खुलासा करा, वो भी हमने देखा कि वो आज 5-7 साल से कहाँ ट्रेनिंग लेके आए और वो कहाँ स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। हमें उससे भी गौर करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि उदयपुर के लिए ही वो तैयार थे, वो तो मिशन के लिए तैयार थे और वो तो 5-6 साल से तैयारी कर रहे थे। और उन्होंने बेशक टारगेट अब बनाया, और आर किसका लिया, बदनाम किसका, नुपुर शर्मा को। क्या देश की बेटी नहीं है? क्या क्षमा नहीं मांगी उसने? देश की बेटी को फांसी लगा दे। हम तो बहुत कुछ सुनते हैं, गणेश जी की फोटो चप्पलों पे छाप दी, हमने तो वही बर्दाश्त करा। एक पेंटर सीता मैया की फोटो अभद्र बना देता है, हमने तो वही बर्दाश्त करा। हमने किसकी गर्दन उतार दी हिंदुओं ने, बता दीजिए। अरे हमें तो इतना बर्दाश्त, हिंदू धार्मिक जो लोग हैं इतना बर्दाश्त करते हैं, उस पर कभी नहीं कोई बोलता। कैसे हमारे राम जी की कैसे हम हमने सुनी, और आप जैसे लोग बोलते थे कि राम के मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हमने तो वही बर्दाश्त करा। हमने किस कांग्रेस की गर्दन उतार दी भाई? ये कट्टरता क्यों? इतना बर्दाश्त अगर हम लोग कर रहे हैं अपने भगवानों को लेके, हमने तो ऐसा कोई वो नहीं करा। क्या ईद साथ नहीं बनाते, क्या दिवाली साथ नहीं बनाते? आज ही ऐसा उत्पन्न क्यों हो रहा है? क्या ये आज पहले चला? क्या है पल्लवी जी, ये चीजें आज खुल के सामने कट्टरता की ओपनली आने लगी हैं, जो चीजें छुपी हुई थी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उत्तर प्रदेश के अंदर, कितने हजार मदरसे बंद करे जो कागजों में चल रहे थे। ऐसा क्यों करा? कभी पूछा आपने? तो 45 लाख राशन कार्ड कैंसिल करे गए, तो कहाँ जा रहा था? बहुत चीजें ऐसी हैं जो अवैध मदरसे सरकार चला रही थी, अवैध मदरसे चल रहे थे, जिन पे लगाम लगाई, जिन चीजों पे करी। आज ये चीजों पे समझना पड़ेगा। आपको देश की राह पे या देशभक्ति की राह पे लाना पड़ेगा, अगर किसी राज्य सीख सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश के जितने भी मदरसे हैं हमारे, हम उत्तर प्रदेश शासित चला रहे हैं उसको, उसमें जनगण मन भी होता है, उसमें झंडा भी फहरता है, उसमें कंप्यूटर भी लगे हैं, उसमें अनुदान भी दिया जाता है, सब चीजें हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मुख्य धारा लाने के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा, चाहे वो किसी केंद्र की हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। इन चीजों को दूर लाने के लिए शिक्षा की जरूरत है, हर समुदाय को वो देनी चाहिए। ठीक है। और बता दूं मैं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं मुस्लिम समुदाय। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ क्यों नहीं है कट्टरता? कट्टरता है, बिल्कुल है, मगर उनको सरल और सहज बनाने के लिए, हर चीज के मुख्य धारा में लाने के लिए समय लगता है। ये उत्पन्नता आज तक नहीं है। क्या ISIS एक दिन में बन गया? लश्कर तैयबा एक दिन में बन गया? जैसे एक दिन में बन गया? आनंद त्रिपाठी जी, ठीक है, हमारे देश के युवा पाकिस्तान जा रहे हैं कट्टर बनने के लिए। भाई हमारे यहाँ क्या मुस्लिमों को सताया जा रहा है? इस पूरे विश्व के अंदर अगर शांति से अगर जो लोग रहते हैं हमारे हिंदुस्तान में रहते, चाहे हिंदू या मुस्लिम हो। और मैं आपके माध्यम से और एक चीज कहना चाहूंगा, जो सुन रहे हैं मेरे को आपके माध्यम से चैनल पे, जिस राज्य के अंदर दंगा होता है उस राज्य का व्यापार खत्म हो जाता है, उस राज्य का धंधा जीरो हो जाता है, और सालों लग जाते हैं व्यापार उठाने में, करने में। वहां टूरिस्ट खत्म हो जाता है, बाहरी लोग खत्म हो जाते हैं। जिस दुकान पे रौनक लगती है और रौनक खत्म हो जाती है। दंगा एक वो अभिशाप है उन जिलों के लिए, उन राज्यों के लिए। ये चीजें राज्य के लोगों को समझनी पड़ेगी। जिस राज्य में दंगा हुआ उसका व्यापार बंद और ठप। ठीक है आनंद त्रिपाठी जी, अब मुझे ये बताइए, क्या इन घटनाओं की वजह से धार्मिक स्वतंत्रता जो हमारे देश में थी उस पर भी बट्टा लग रहा है? अब लोग कितना डर में और खौफ में रहा करेंगे? और एक सवाल मैंने पूछा था, अभिव्यक्ति की आजादी तो फिर सर छिनी गई ना, अब किस बात की अभिव्यक्ति की आजादी? नहीं, देखिए दो चीजें हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता हमको संविधान से प्राप्त है जी, लेकिन टिप्पणियां धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं होती है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी की अपनी एक सीमा होती है।
संविधान ने उसका भी निर्धारण किया है। आप जैसे देखिए 19A में जब आपको अभिव्यक्ति की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है तो आगे उसमें ABCD में फिर उसके लिए कुछ अपवाद भी बना करके रखे जाते हैं। तो ये निश्चित है कि एब्सोल्यूट स्वतंत्रता कहीं भी किसी को नहीं, लेकिन हमें इस बात के लिए हमारा जो जीवन है मनुष्य का वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी गलती से अगर हमसे या जानबूझ करके भी कोई ऐसी बात कह दी जाए या लिख दी जाए जिससे किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष या धर्म विशेष या जाति विशेष के लोगों को का कुछ आहत होता हो, अंततः उनका आहत होता हो, तो उनको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वो उस व्यक्ति का गला काट दे, उसकी हत्या कर दे या व्यक्तिगत रूप से उससे बदला लेने चले जाएं, उसको मारे पीटे, इसका भी अधिकार नहीं है। हमारे देश में संविधान है और उनको जो आहत हुए हैं वो उस संविधान और कानून का उपयोग करके उस अपने जो वो व्यक्ति है जिससे वो सहमत नहीं है उसके प्रति सरकार के समक्ष जाए, पुलिस के समक्ष जाए, ये व्यवस्था है हमारे पास और उसका उपयोग करना चाहिए। अगर लोग नहीं कर रहे हैं तो दो बातें समझ में आती हैं कि एक तो उनका सरकारों पर, पुलिसिंग पर, कानून पर भरोसा उठ गया है, वो जो कुछ भी करना चाहते हैं अपने स्वयं के द्वारा करना चाहते हैं, वो इतने अराजक हो गए हैं कि इस देश की कानून व्यवस्था, संविधान, सामाजिक रीति रिवाज और उसके बंधनों पर उनका कोई भरोसा नहीं रह गया है, वो अराजक हो गए हैं। उनकी इच्छा में जो आएगा, उनके मन में जो आएगा वो ही करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए इस देश के संविधान, कानून, सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए, क्या दंड दिया जाए जिससे एक समाज में एक मैसेज जाए कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का उच्छृंखल रवैया अपनाता है, विद्रोही रवैया अपनाता है, गैर मानवीय रवैया अपनाता है, तो उसको ये सजा ऐसी दी जाएगी जिससे ये एक मैसेज जाए कि लोग इससे डरना शुरू करें। ये बातें हैं। धार्मिक स्वतंत्रता इस देश में एब्सोल्यूट के लगभग लोगों को प्राप्त है, किसी को भी नहीं रोका जाता है उसकी धर्म की रक्षा करने में, उसको धर्म को बढ़ावा देने में, उसके धर्म का प्रचार प्रसार करने में कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन रोक इस बात से है कि आप तलवार लेकर के अपने धर्म का प्रचार करने चलेंगे तो रोक है, आप प्रलोभन देकर के, पैसे का प्रलोभन देकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने चलेंगे तो इस बात पर रोक है। आप लोगों को समझाइए, उनको अपने जद में ले आइए, प्रेम से ले आइए, इस्लामिक बनाइए। अगर आपके धर्म में वो ताकत है तो लोग आपके धर्म की तरफ आएंगे। पर लेकिन ये जो अभी मामले सामने आए हैं सर, वो तो ऐसे है ही नहीं ना कि इन्हें धर्म का प्रचार करना था। ये तो मसला यही है कि आपने हमारे धर्म के खिलाफ कुछ बोल दिया। और हालांकि ये बयान पहली बार नुपुर शर्मा ने नहीं दिया, इससे पहले जाकिर नाइक भी दे चुके हैं, लेकिन अब बवाल क्यों? ये मैं आपके उस बात का जवाब दे रहा था जो धार्मिक स्वतंत्रता पर आप बात कर रहे थे। जी। कि क्या अब उसको भी प्रतिबंधित किया जाए, तो उस बात पर मैं कह रहा था। ये बात निश्चित तौर पर धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़ी नहीं है, लेकिन अगर हम कहीं देखें, विश्लेषण करें तो माइक्रो लेवल पर ये एक धर्म का से ही जुड़ा मसला है, जो कि लोग धर्मों को इतना कमजोर तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं कि उनको लगता है कि क्या कोई धर्म एक टूटा हुआ पेड़ है जो हल्के से हवा के झोंके से गिर जाएगा, उसका समूल नष्ट हो जाएगा। अरे 1500 साल से इस्लाम चल रहा है, उसके पहले से भी जो चीजें चल रही थी उसमें भी इस्लाम का भरोसा है। हिंदुइज्म की कोई डेट ही नहीं लोगों को पता है। तो इसमें इतना घबराने और कट्टरता की आवश्यकता नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है उसको मुस्लिम समाज के लोग बैठ करके विचार करें, उसके प्रति विरोध प्रकट करें। उन परिवारों का जिनके बच्चे ऐसा कर रहे हैं, उन परिवारों का संपूर्ण बाइकआउट होना चाहिए उस समाज से, क्योंकि समस्या वहां से आ रही है तो समाधान भी अगर वहीं से आए तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये चीजें कठिन होती चली जा रही है, लोग सोच नहीं रहे इस पर। भरत प्रजापति जी, अब सबको मिलकर आगे आना होगा सर। ये अब किसी राज्य सरकार की या फिर अकेले केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ना सत्ता पक्ष और न विपक्ष की बात है। पूरे देश में एक जैसा माहौल हो रहा है और अब मिलकर काम करना होगा, क्योंकि इन दिनों ये देखने में आया है कि विपक्ष हर बात का विरोध करता है,
कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मामला हो, चाहे वो राष्ट्रीय मामला हो, चाहे वो किसी राज्य का मामला हो। नहीं पल्लवी जी, देखिए ऐसे कोई भी मुद्दे रहे उस पर कांग्रेस पार्टी का अगर जहां लगा रहेगा वहां समर्थन होगा, और नहीं है वहां समर्थन चलिए, आप करने की कोई बात 2014 नहीं से अब होती। तक और एक ऐसा मुद्दा बता दीजिए जिसमें दोनों तरफ से समर्थन हो। रही बात अभी हालात की, नहीं हालात में बताने तो देश के जो हालात है उसमें सरकार के साथ में कांग्रेस पार्टी हमारी है, हमारे नेता है। आप अच्छा। करो उसका न्यायिक लेके और जो भी घटना हो रही है उसको रोकने के प्रयास करो। क्या मदद चाहिए हम करने को तैयार हैं। हमने कभी कहा कि हम ऐसी घटनाओं का समर्थन करते हैं। आप आगे आइए, मैं तो प्रधानमंत्री जी से, यहाँ से जो प्रदीप भटनागर जी बैठे थे उनसे कहता हूँ कि आप अपने पार्टी में बात रखिए और ऊपर तक पहुंचाइए कि प्रधानमंत्री जी मन की बात में इस तरह के विषय उठाए कि आपस में इस तरह का नहीं होना चाहिए हमारे देश में। इस तरह से हमारी शाख के ऊपर एक निशाना बन रहा है। तो प्रधानमंत्री ने तो अभी तक मन की बात में भी नहीं कहा, उल्टी सुल्टी बातें, इधर उधर की बातें बहुत करते थे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की बात अगर लोग सुनते हैं, लोग उनको मानते हैं, तो अगर आके अगर एक कहते हुए देश में एक संदेश दे देवे तो कहीं ना कहीं उससे भी 60-70% तो फर्क पड़ेगा ही ना। और बाकी लोग है ही है जो आपस में, ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान हर हिंदू इस तरह की घटनाएं चाहता है। एक कुछ एलिमेंट है, असामाजिक तत्व है जो इस तरह का है, वो आने वाले दिनों में वो भी निकल जाएगा, वो भी कम हो जाएंगे। अगर ये प्रधानमंत्री आगे आकर संदेश देते हैं तो काफी अच्छा हो जाएगा इसमें। और रही बात इनकी, तो ये तो पहले भी अगर ये बात करते हैं इस तरह की कि आज हमने कट्टरता नहीं फैलाई, तो भाई आपके नेताओं के भाषण ही देख लीजिए, किस तरह के बयान इनके नेता देते थे। आप देख लीजिए इनका अपना मौलाना साद से लेके अभी ये इनका अखलाक वाला देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात अभी भटनागर जी बहुत कर रहे थे, उसमें भी देख लीजिए, तभी भी योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। तो कहीं ना कहीं देखिए ये बंटवारा यही करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बंटवारा इनके दिमाग में है। आप दिल्ली दंगों में देख लीजिए क्या किया, इनको बताइए क्या जाति। अभी वो उनके पास भी ऐसी कोई फेरिस्त होगी जिसे लेकर वो बैठ जाएंगे, और उसमें सबसे ऊपर आपका एक बड़ा प्रसिद्ध नारा हो जाएगा, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, बटाला एनकाउंटर पर किसकी आंखों में से आंसू निकल पड़े थे, ये तमाम चीजें हैं। सर देखिए, बात ऐसी है कि दोनों तरफ से रहा है सब कुछ, अब ये है कि मिलकर काम कर लें इस मसले पर, या अभी भी हमें राजनीति करनी है कि नहीं, तुमने बंटवारा कर दिया कि हमने बंटवारा कर दिया, और बंटवारे की बात आते ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान किसने बनाया ये वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये तो अंतहीन बहस है। भरत जी, करते रहिए बहस इस मसले पर। मेहमानों तक आवाज नहीं पहुंच रही, तो उदयपुर और अमरावती में हुई हत्याएं आईएसआईएस के स्टाइल में होने का शक गहरा रहा है। अमरावती में 21 जून को हुई केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में बीती रात नागपुर से एक सरगना को गिरफ्तार किया गया है। वह रहबर समूह से जुड़ा बताया गया है। केमिस्ट की हत्या को लेकर एनआईए ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें आतंकी कृत्य मानते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जांच की बात कही गई है। वहीं अमरावती पुलिस ने इसे आतंकी संगठन आईएसआईएस के स्टाइल में की गई हत्या माना है। अमरावती पुलिस ने पहले इसे लूट की घटना मानते हुए हत्या माना था, लेकिन एनआईए की एफआईआर से स्पष्ट हुआ है कि उमेश कोल्हे से कुछ नहीं लूटा गया। एनआईए इस बात की भी जांच करेगा कि क्या यह किसी राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है, क्या इसके तार विदेश से जुड़े हुए हैं। एनआईए का कहना है कि इसका मकसद देश में एक वर्ग के लोगों को दहशत ज़दा करना था। अब गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय लोग कई बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ये बेड़ियां हैं अशिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद और सांप्रदायिकता। देश के लोग आज भी धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि हमारी लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर इन बुराइयों के खिलाफ है, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना और ना ही सर तन से जुदा करना। चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, घूम फिर कर बात यही आ जाती है कि बंटवारे की राजनीति आपने शुरू की 2014 के बाद से। ऐसा है, अगर मैं 2014 की बात की जाए, ये 2014 में जब सरकार आई तो इन्हें भी पता कि क्या देके गए और ये क्या छोड़ के गए, और आज कहाँ विस्थापना में भारतवर्ष कहाँ पे है। क्योंकि इनकी आगे हर चीज जीरो है, कहते ना ऊँट के मुंह में जीरा। क्योंकि विपक्ष में बैठे कभी अच्छी बातें बोलेंगे नहीं, अच्छी चीजों पे आएंगे नहीं, कभी देश के विकास के लिए बोलेंगे नहीं, इन्हें कमियां निकालनी है, न्यूयॉर्क टाइम में बैठना है। मैं तो अगर ये लोग इतने पक्षधर हैं तो जालोरी गेट जो कांड हुआ उदयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, आज भी देख लीजिए उसके अंदर न्याय नहीं हुआ।
किनको मुआवजा मिला वो भी पता है आप लोगों को भी और मुझे भी पता है, किनकी गिरफ्तारी हुई और किनको छोड़ा गया हमें वो भी पता है। और वो जो लड़का जैन है जिसको जमाने पता है आपको, आज वहाँ उसको जान का खतरा इतना बना हुआ है कि वो अपने शहर से गायब है। क्यों? क्योंकि सरकार को सुरक्षा नहीं दे पाई। इन चीजों में थोड़ा सा आपको पता है रियाज की तस्वीर गुलाब चंद कटारिया के साथ कल से कितनी वायरल हो रही है, जो उदयपुर हत्याकांड का आरोपी पकड़ा गया गौस और रियाज, उसमें से रियाज की तस्वीरें लगातार बीजेपी का पटका पहने हुए गुलाब चंद कटारिया के साथ वायरल हो रही हैं। क्या मैंने आपसे इसको लेकर कोई सवाल किया? क्योंकि ये सब जांच का विषय है। अगर नहीं आप सवाल कीजिए ना, भैया केंद्रीय मंत्री है, जनता के मंत्री हैं, सांसद हैं, कोई भी फोटो खिंचवा सकता है, क्या दिक्कत है? बीजेपी का पटका पहने हुए सर, क्या कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी का? बीजेपी का पटका किस खुशी में पहना? देखिए अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ या मैं प्रवक्ता बन के बैठा हूँ और आज भी अगर मुजरिम बन जाऊँ तो क्या भारतीय जनता पार्टी मेरा पक्ष कहेगी? नहीं, मुजरिम है, भाजपा मुजरिम का साथ नहीं दे रही है। अगर मैं आज मुजरिम बन जाऊँ, आतंकवादी बन जाऊँ, कुछ बन जाऊँ, थोड़ा ना भारतीय जनता पार्टी का दोष है, मैं बनाऊँ ना। तो मेरे साथ भी हजारों नेताओं का फोटो में, तो राहुल जी का भी फोटो है, तो थोड़ा राहुल जी मेरे गैंग के मुखिया हैं। तो सब चीजें समझने वाली है। फोटो का ये वो नहीं है, अस्तित्व नहीं होता फोटो का। नेता अगर कौन फोटो नहीं खिंचवाता? ऐसे तो मोदी जी का बहुत सारे फोटो है। ठीक है, मीडिया ने प्रसारण करा, दिखाया उनके चीजें में, मगर वो चीजें तथ्यों में नहीं आती हैं। नेतागण जाते हैं, सभाएं करते हैं, सब चीजें करते हैं, दुनिया फोटो खिंचवाती है। मगर विषय तो ये है ना कि आज राजस्थान के अंदर आज 18 जो दंगे में हुए उसको क्यों नहीं रोकथाम की गई, क्यों नहीं उस पर सख्ती से अख्तियार किया गया? मेन चीज तो ये है, देश में शांति के लिए आगे बढ़े, क्या कदम करें? क्या गहलोत जी वहां रुके, जोधपुर उदयपुर में गए, 2-4 दिन वहां बिताए? अगर मुख्यमंत्री अच्छे होते तो जिले के अंदर 3 दिन रुकते, वहां पे सद्भावना बैठकें करते, सब समुदाय को बैठा के शांति की बातें करते। उदयपुर में उन्होंने बैठक भी की थी और उदयपुर में वो कन्हैया लाल के घर जाकर मुलाकात भी करके आए हैं। तो 10 मिनट के लिए गए, 51 लाख रुपए दिए, इससे ज्यादा 10 गुना तो देश के लोगों ने पैसे दे दिए। मैं तो यही पूछना चाहता हूँ कि 2 बच्चों को नौकरी कब देंगे? वो सरकार चली जाएगी और कुछ टाइम बाद चुनाव है। आप न्याय कीजिए ना बैठ के, जब आप तो मुख्यमंत्री हैं, तो मुखिया है, वहां के मालिक हैं आप, तो देरी क्यों? एनआईए तो जांच कर रहा है। अगर केंद्र सरकार को जिम्मेदारी अगर नहीं होती तो एनआईए क्यों भेजता? चाहे कोल्हापुर हो, चाहे उदयपुर हो, राजस्थान हो, तो भेजा गया ना इस चीज को देखने के लिए, नजदीक तक जाने के लिए। राजस्थान पुलिस का अच्छा काम किया, आई एप्रिशिएट। मैं तो कहता हूँ पुलिस तो पुलिस है, पुलिस की वर्दी एक है, वो नेता को नहीं मिल सकती। मगर एक जिम्मेदारी चीजों पे जब आप लगाम रख के कसरत रखोगे, अधिकारियों काम नहीं करने दोगे, एक समुदाय विशेष को छूट में देकर रखोगे, बाकी को बांध के रखोगे। आज जालोरी गेट का जो हुआ तो क्यों हुआ? वो इसी कारण हुआ कि आप लूज थे, इसलिए हुआ। भरत तो इन प्रजापति चीजों पे जी, जाना चाहिए। ठीक है। भरत प्रजापति जी, राजस्थान की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है आपसे? नहीं पल्लवी जी, ऐसा नहीं है। देखिए, खुद भटनागर जी खुद अपने बात में कह रहे हैं, पुलिस पे आरोप नहीं लगाया जा सकता है और वहाँ की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है जिस हिसाब से। तो उसमें इस तरह का संभल नहीं रही है या संभल रही है, ऐसे सवाल नहीं आते। बात चल रही है कि देश में जिस हिसाब के हालात है उसको कैसे रोका जाए। प्रदीप भटनागर जी उस पर बात ही नहीं कर रहे। उन्होंने कुछ बात कहा ही नहीं कि भाई इस तरह के हालात है वो ऐसे रुक सकते हैं। ये आनंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस समुदाय के काफी लोगों को आगे चलिए आप मेरे साथ बोलिए, सुनिए, आप मेरे साथ बोलिए। मैंने कहा कि जिस प्रदेश के अंदर या जिस जिले के अंदर उत्तर भारत में कहीं भी हो दंगा होता है तो वहाँ का व्यापार खत्म हो जाता है। बोलिए आप, मैं तो बोला हूँ पहले भी। हाँ, तो गुजरात का खत्म हो गया क्या? अभी मैं इसको बात करूँ। गुजरात नहीं, सुनिए, गुजरात 2002 में दंगे हुए थे, क्या गुजरात का व्यापार खत्म हो गया क्या? बोलिए ना। हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से गुड़गांव से व्यापार नहीं बताइए ना। आप गुजरात में बार बार आ रहे हैं ना। गुजरात का व्यापार खत्म हो गया। गुजरात के अंदर जिस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो वो मुख्यमंत्री ने उस दुश्मनी को पाट के खत्म किया और बहुत जल्दी शांति कायम करके उन बाजारों को बढ़ाया। आज गांधीनगर हो या अहमदाबाद हो और क्षेत्र में आज पूरे विश्व के अंदर कपड़ा जाता है। तो ये मुखिया का काम होता है, शांति बना के रखना, उसका दुभावना बना के रखना। हाँ, मतलब दूसरे मुख्यमंत्री शांति नहीं बना रहे। तो नहीं, सुनिए ना,
दूसरे मुख्यमंत्री सब मतलब एकदम शांति बनाने में असफल है, आप ऐसा कहते हैं। भले वो बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों जोधपुर क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी? भटनागर जी देखिए, 2 दिन आप कार्यालय कैंप कार्यालय डाल लेते, क्या अभी आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। आप 2 दिन जिले में अगर बैठ जाते रह जाते तो देखिए कितना अच्छा संदेश जाता। राजस्थान को लंबा चौड़ा तो है नहीं, 2 दिन जयपुर, 2 दिन उदयपुर, भीलवाड़ा, 2-2-3 दिन रुकते गए हैं उनको जहाँ वो मुख्यमंत्री आपके कहने से थोड़ी जाएंगे वो, और मेरे कहने से थोड़ी जाएंगे। वो राज्य के मुखिया हैं, उनको जहाँ जनता के लिए जाना होगा वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। और जहाँ भी तो ये बात तो प्रधानमंत्री पर भी लागू होती है ना भरत जी, वो तो पूरे देश के मुखिया हैं, उनको जब अपील करनी होगी वो तब करेंगे, फिर अब क्यों आप लोग फोर्स कर रहे हैं? अगर अशोक गहलोत के लिए ये बात लागू हो रही है कि वो राज्य में उनको जहां जाना होगा वो अपने हिसाब से जाएंगे, वो अपने हिसाब से कर लेंगे, हम कौन होते हैं उन्हें बोलने वाले? तो प्रधानमंत्री के लिए भी ये बात लागू हो गई, उनको अपने हिसाब से जो एक्शन लेना होगा वो लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे, हम कौन होते हैं उन्हें बोलने वाले? प्रधानमंत्री जी का हमारा विरोधी किधर है? प्रधानमंत्री जो बोलते हैं क्यों? अशोक गहलोत तो 6 बार बोल चुके हैं कि आप आइए अपील कीजिए, आपकी अपील से यह असर होगा। हमने पल्लवी जी, हमने प्रधानमंत्री का कोई विरोध ही नहीं किया है, प्रधानमंत्री के नीतियों का विरोध किया है। आप वापस गहलोत जी की एक भी नीति बताइए जो जन सेवा के विरुद्ध होगी, ऐसा नहीं है। ये नीतियों का विरोध है। इनके वरुण गांधी देख लीजिए आज क्यों अलग है, इनकी मेनका गांधी सांसद क्यों अलग है, क्यों वरुण गांधी? आपका तो G23 ग्रुप बना हुआ है, अब जाने दीजिए, पार्टी सिमटकर 2 राज्यों में आ गई है और आप बात कर रहे हैं कि इनके ग्रुप को देखिए। आप ये पहले अपना घर देखें सर, उसके बाद उनका घर देखिएगा। अभी तो आपका घर टूट के छिन्न भिन्न हो चुका है। खैर ये तो मसला ही नहीं है चर्चा का, तो आप ना पहले किसी और पर पत्थर ना मारें, अपने घर को देख लें कि वो कितना कांच का बना हुआ है। नहीं पल्लवी जी देखिए, कहीं ना कहीं देखिए बात सर ऐसी है, अंततः बात ऐसी है कि इस मसले का हल सबको मिलकर निकालना होगा। ये फालतू की तू मैं से कुछ नहीं होना कि तेरा राज्य कि मेरा राज्य। अब सबको एक देश एक समान करके बात करनी होगी, तब जाकर इस मजहबी और इस कट्टरता से हम लड़ पाएंगे। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।